अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइन फ्लाइट TWW 800 5 PM जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट USA। फ्लाइट 800 की मंजिल थी फ्रांस का चार्ल्स एयरपोर्ट। इसको 7 घंटे का वक्त लगना था। इसके बाद इसका आखिरी स्टॉप था इटली रोम, और इसको उड़ाने वाली कंपनी थी दी क्वीन ऑफ स्काई। इस प्लेन में 212 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 152 अमेरिकी थे, बाकी फ्रांस, इटली, पुर्तगाल के। बोइंग 747 74,000 घंटे की उड़ान भर चुका था और ये 25 साल पुराना प्लेन था। इसमें 4 इंजन नस्ब थे, जिनका नाम था जेट 97। इनमें से 3 नंबर वाले इंजन में हाल ही में खराबी पैदा हुई, जिसको मेंटेनेंस के लिए भेजा गया, जिसमें इसकी केबल्स और रिवर्स थ्रस्टर की खराबी निकली। इसमें कैबिन क्रू मेंबर थे कुल 18, जिनमें से 4 पायलट और 14 फ्लाइट अटेंडेंट थी। इस प्लेन को लीड करने वाले कैप्टन थे रॉब जी केवारकेन। इनकी उम्र 58 साल थी और ये फ्लाइंग का 18,700 घंटे का तजुर्बा रखते थे, जिनमें से बोइंग 747 था, उसका ये 5400 घंटे का तजुर्बा रखते थे। सेकंड कैप्टन थे स्टीवन ई स्नाइडर। ये 17,200 घंटे की उड़ान का तजुर्बा रखते थे, और बोइंग 747 पर इनका 4700 घंटे का तजुर्बा था। इस दिन मौसम काफी गर्म था, जहां पर 28 डिग्री पर टेम्परेचर जा रहा था। इस प्लेन में जहां पर मुसाफिरों का बोर्डिंग सिस्टम का काम चल रहा था, वहीं पर इस प्लेन में फ्यूल भी भरा जा रहा था। इस प्लेन के फ्यूजलाज वाले टैंक में 170 लीटर की गुंजाइश रखी गई, जो जगह खाली थी। वो फ्यूल के एडजस्टमेंट थी इस प्लेन के सफर के हिसाब से। इस प्लेन के विंग पर जो इंजन थे, उनको जो ईंधन देने वाला सिस्टम था, उसमें कुछ खराबी आ गई, जिसको मैकेनिक ने उसी वक्त ठीक कर दिया। इसमें जो लगेज लोड हो रहे थे, उसकी उस तरह से तलाशी नहीं ली जा रही थी, जैसा कि उन दिनों अमेरिका को दहशतगर्दी का भी खतरा था। और ऊपर से ये फ्लाइट 1 घंटा लेट भी हो चुकी थी, जिसकी वजह फ्लाइट हादसे के बाद भी सामने नहीं आई। हर रात 8:04 पर ये त्यारा टेक ऑफ करने लगता है। गेट नंबर 27 से रनवे 22 पर जाने की इस प्लेन को इजाजत मिलती है, जबकि 1, 2 और 4 वाला इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मगर 3 नंबर वाला इंजन 10 मिनट बाद स्टार्ट होता है। रनवे के नीचे से प्लेन टैक्सी करके टेक ऑफ कर गया। बोइंग 747 जो था वो जजीरे की ईस्ट साइड को मुड़ने लगा, जो काफी सेंसिटिव एरिया था। उसमें यूएस नेवी के शिप्स भी मौजूद थे और लड़ाका त्यारे भी वहां पर मशकें कर रहे थे। वहां से गुजरने के लिए प्लेन को एहतियात का इस्तेमाल करना था, यानी एयर स्पेस जो 13,000 फुट की बुलंदी पर थी, इस्तेमाल करनी थी। 8:25 एयर कंट्रोलर फ्लाइट 800 को 15,000 फीट पर जाने की इजाजत देता है। 8:29 पर कॉकपिट की जो लाइटें थी वो टिमटिमाने लगती हैं, जबकि 8:30 पर ये सारा मामला नॉर्मल हो जाता है। कैप्टन तब प्लेन को ऊपर चढ़ने के लिए इंजनों का जोर लगवाता है। ठीक 40 सेकंड बाद इस प्लेन में धमाका होता है। इस वक्त तक प्लेन 13,800 फीट की बुलंदी पर था। प्लेन के अंदर वाली जगह से लगेज सामान हवा में उड़ने लगता है, जहां तक के प्लेन के 70% जो मुसाफिर थे वो हवा में उड़ गए। प्लेन के फ्यूल टैंकों से आग के शोले भड़कने लगते हैं। एक और धमाका, प्लेन का अगला वाला हिस्सा जो 36 टन का था वो अलहदा हो जाता है, मगर अभी भी प्लेन के पिछले वाले हिस्से में लगे हुए इंजन जो प्लेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे थे। चंद ही सेकंड बाद एक और धमाका और प्लेन 198 किलोमीटर की स्पीड से अटलांटिक ओशन में आ गिरता है, जिसका वजन था 300 टन और 230 अफराद हलाक। ये सारा वाकया 54 सेकंड में हो गया और मैनहट्टन में सैकड़ों लोगों ने आसमान में फ्लाइट के साथ ये होते देखा। और कुछ फ्लाइटें भी थी जिन्होंने एयर कंट्रोलर को बाकायदा बताया, जैसे कि फ्लाइट 90 के पायलट ने बताया कि 5 से 6 मील दूर मैंने 2 बाल को जलते हुए अटलांटिक ओशन में गिरते हुए देखा। जब ये बात न्यूज एजेंसी तक पहुंची तो बड़ी तादाद में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें रिमोट से चलने वाली गाड़ियां, ROV, सोनार और लेजर स्कैनिंग की मशीनरी को लाया गया, जिससे सारी लाशों को रिकवर किया गया और प्लेन का 95 तक का हिस्सा रिकवर कर लिया गया, जिसमें फ्यूजलाज,
कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको एक हफ्ते यूएस नेवी ने अपने पास रखा। इसके बाद ग्रूमन एयरक्राफ्ट के पुराने गोदाम में भेज दिया गया, जहां पर इसके ऊपर तहकीकात करनी थी NTSB और FBI ने। पूरे 4 साल लगे इसकी तहकीकात को करने में, जिसमें बहुत से शकूक व शुबहात पैदा हुए। पहले तो FBI के मुताबिक एक ये दहशतगर्द हमला था। ये उसामा बिन लादेन के दोस्त रमजी यूसुफ पर इल्जाम लगा रहे थे। इसका रीजन FBI ये बता रही थी उन दिनों में कि फ्लाइट 1 घंटा लेट और उसके अलावा लगेज की अच्छी तरह से तलाशी नहीं हुई। मगर इसी रीजन को पकड़कर FBI ने 16 माह गुजार दिए, जबकि नतीजा नहीं निकला था। फिर FBI ने ही बयान दिया कि हमें इसमें कोई भी मुजरिमाना सरगर्मियां नहीं मिली। फिर इस पर यह SRI शुरू हुई कि शायद इस प्लेन को किसी मिसाइल ने हिट किया है या किसी मिस्टेक की बिना पर यह काम US नेवी से हो गया है। जबकि 100 लोग गवाह थे इस बात के कि हमने त्यारे की तरफ किसी रोशनी को जाते हुए देखा और इंटरनेट पर भी कुछ तस्वीरें मौजूद थी। इस त्यारे के हादसे वाले दिन 8 शिप्स, 8 सबमरीन और 5 लड़ाका त्यारे थे जो मशकें कर रहे थे, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे थे। जब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और वॉइस डेटा रिकॉर्डर रिकवर हो गया तो उसमें पता चला, जब 8:31 हुए थे तब ये धमाका हुआ और पायलटों से संभला भी नहीं गया। इसके बाद दूसरी चीजों पर फोकस किया गया, जैसे कि FBI ने बताया कि प्लेन पर RDX और PETN के शवाहिद मिले हैं। उन्होंने बड़ी होशियारी से इस बात का जवाब देते हुए कहा कि कुछ दिन पहले एयरपोर्ट के अमले के साथ कुछ डॉग ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसमें ये सब एक बैग में भरा हुआ था जो पहले लीक हो गया, जिसकी वजह से ये शवाहिद उस प्लेन तक पहुंच गए और इस बात को भी टाल दिया गया। अब लोग ये सोच रहे थे कि FBI जरूर कुछ छिपा रही है अमेरिकी अवाम को गुमराह करने के लिए। फिर एक और इब्हाम पैदा हो जाता है कि फ्यूल टैंक के ऊपर से गुजरने वाली तारें जो शॉर्ट सर्किट कर गई थी। ऊपर से ये प्लेन भी 25 साल पुराना था, जिसकी वायर्स का काम हो चुका था। 23 अगस्त सन 2000 में $40 मिलियन इस तहकीकात पर खर्च हो चुके थे। इस इन्वेस्टिगेशन में एंड्रयू डिनाइजगर, अमेरिकी सदर बराक ओबामा के सबक पायलट, लिखते हैं जहाज का इंजन खराब हो सकता है, कोई और सामान खराब हो सकता है, पायलट गलती कर सकता है, मगर प्लेन फट नहीं सकता। हालांकि NTSB जिसने इस प्लेन को रिकंस्ट्रक्ट किया, उसे भी गोदाम में जाने से रोक दिया गया। सारे के सारे इदारे इस प्लेन क्रैश की वजह ढूंढने में नाकाम रहे। जुलाई 2004 में स्मिथ पॉइंट काउंटी पार्क में इनकी यादगार तमीर हुई। तो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज।